हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलो स्टार्ट कर रहे हैं इस वीडियो को। हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो को क्वेश्चंस देखते हैं कैसे कैसे हैं हमारे पास इस वीडियो में। ठीक है ना। देखो 31st देख रहे हैं अभी हम लोग इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का। विच स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन डू द फॉलोइंग फिगर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट रेस्पेक्टिवली। दो फिगर्स दिए हुए हैं आप लोग को, ये कौन सा चीज बताता है, कौन कौन ए क्या बता रहा है, बी क्या बता रहा है। तो ए वाला इधर है और बी वाला इधर लिखा हुआ है। ठीक है ना। बताना है कौन सा फिगर है ये। तो यहाँ पे दो सेंट्रियोल दिख रहे हैं, एक ही सेल दिखाई दे रहा है, एक न्यूक्लियस है उसमें जो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं आपको, वो भी लगभग लगभग डी कंडेंस, मतलब कंडेंस उतने ज़्यादा नहीं हुए हैं अभी, क्रोमैटिन थ्रेड्स के रूप में ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये बताओ कौन सा फेज होगा। ये हो जाएगा प्रोफेज, है ना। प्रोफेज में सेंट्रॉल का मूवमेंट होता है दो पोल के तरफ। और ये देखो क्या है, ये है लेट एनाफेज है, बिकॉज यहाँ पे एनाफेज देखो अलग अलग होने लगेगा तो देखो बीच प्लेट में रहेगा तो मेटाफेज होगा। ठीक है, प्लेट नहीं है वो मूव करने लगा तो एनाफेज को भी कई सारा तरह से बांट सकते हैं। एनाफेज भी लिखा रहता था, कोई दिक्कत नहीं था। ऑप्शन में सिर्फ लेट एनाफेज लिखा है तो भी सही है, बिकॉज एकदम एंड पे चला गया है, पोल के पास पहुंच चुका है यहाँ पे क्रोमोसोम्स हमारा। तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, डी कहेंगे। लेट एनाफेज एंड प्रोफेज बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है, इसमें मैच करना है, मैच द फॉलोइंग है इस क्वेश्चन का। तो देखो इसमें क्या होगा 32 का आंसर। फिर से वही करेंगे, एलिमिनेशन में से टाइप लगाएंगे जो मैट्रिक है। ए में देखो 2 है, 1 है, 2 है, 2 है, तो यानी 2 वाला ही ऑप्शन होगा, ज़्यादा है। तो इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एक ए का 1 हो नहीं सकता, क्योंकि ए में देखो 2 का मेजोरिटी है। बी में देखो बी का 3 है, 2 है, 3 है, 1 यानी कि 3 का मेजोरिटी है। इसका मतलब डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता, या तो ए और सी होगा। ठीक है, या तो फिर ए होगा या तो फिर सी होगा। लेकिन देखो ए और बी में 4 और 5, 4 और 5 और 5 और 4 और 4 दोनों दिया हुआ है ना। ए और बी में 4 और 4, सी में क्या दिया हुआ है 5 5, और डी में क्या दिया हुआ है 4 4 दिया हुआ है ना, ए और बी ऑप्शन में जो है। और चूंकि हम लोगों ने बी को पहले ही कैंसिल कर दिया है, इसका मतलब आंसर क्या होगा, ए होगा। लेट्स सी एक बार, ट्रिक तो ट्रिक से सॉल्व हो गया ना हम लोग का। ट्रिक को छोड़ के आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस ट्रिक को देखना है आपको कहाँ। तो देखो मैं अलग से वीडियो नहीं बनाया हूँ ट्रिक का, ठीक है ना। लेकिन आप लोग इसको सेल का चैप्टर जब मैंने पढ़ाया है ना, तो कई सारे वीडियोस मैंने 14,000 क्वेश्चन के सेल का चैप्टर जब पढ़ाया है, मैंने स्टार्टिंग किया है सेल चैप्टर से, तो उसमें आप लोग को जाके देख सकते हैं चीज मैंने बताई है। एक का टू सिनेप्सिस ऑफ सिनेप्सिस अलाइंस होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ होता है, जाइगोटिन में होता है। बिकॉज होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयरिंग जो होता है, सिनेप्सिस कहते हैं पेयरिंग, वो जाइगोटिन में होता है। जाइगोट, जाइगो का वर्ड का मतलब ही होता है पेयर। सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन कहाँ होता है, तो ये होता है G2 पे फेज में होता है, गैप टू फेज में होता है। बिल्कुल सी एक्शन ऑफ एंजाइम रिकॉम्बिनेस पैकेटिन स्टेज में होता है। ठीक है ना, तो सी का तो 5 हो ही जाएगा, पैकेटिन स्टेज में होता है, रिकॉम्बिनेशन तो यही होता है। आते हैं डिसेंट्रोमेर्स डू नॉट सेपरेट बट क्रोमैटिड्स मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल, ये होता है एनाफेज 1 का होता है केस ये। एनाफेज 1, एनाफेज 2 में क्या होता है, सेंट्रोमेयर जो होता है वो डिवाइड करता है, वो करता है, यानी 1 किसी भी ऑप्शन में आंसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट जी नॉट फेज। जी नॉट फेज के बारे में क्या सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है, यानी बाकी तीन जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। ठीक है ना, बाकी तीन जो होंगे वो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। तो कौन सा इनकरेक्ट बता रहा है, पूछ रहा है। तो नीचे से चलते हैं। सेल मेटाबॉलिज्म अकर कंटिन्यूअसली इन जी नॉट फेज, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेल मेटाबॉलिज्म होता है, सेल डाई नहीं करता, सेल तो लिविंग रहता है ना भाई, वो बस सेल साइकिल में नहीं रहता है, एग्जिट कर जाता है। सेल वॉल्यूम कीप्स ऑन इंक्रीजिंग ड्यूरिंग फेज, बिल्कुल ये ग्रोथ फेज है, एक ढंग का ग्रोथ ही फेज है। तो इसमें सेल वॉल्यूम बिल्कुल इंक्रीज करेगा, मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ चीजें बन रही है, कुछ चीजें टूट रही है, तो बिल्कुल बिल्कुल सेल ग्रो करेगा। बायोकैटलिस्ट कैन बी यूज टू एग्जिट जी नॉट फेज, हाँ बिल्कुल सही। देखो अगर सेल को डिवाइड करने का दोबारा मन करता है तो फिर से वो बायोकैटलिस्ट यानी कि लिविंग कैटलिस्ट को इस्तेमाल करेगा और बताएगा कि नहीं, जी नॉट फेज को फिर से आपको डिवीजन में जाना पड़ेगा। जैसे मान लिया कि उंगलियां हैं या फिर आपका हाथ है कहीं पे, तो स्किन अभी तक आपका स्किन जो अगर डिवाइड तो सेल नहीं कर रहा है, बिकॉज आपको दिख रहा है कि कहीं से ट्यूमर तो दिखाई नहीं दे रहा, उसमें कोई भी तरह का ट्यूमर नहीं हो। तो नॉर्मल सबका हाथ का जो फॉर्म है, जिस ढंग का दिखता है स्किन, वैसा ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मान लो कहीं कट हो जाता है तो वहाँ पे जो सेल्स गायब हुए, यानी सेल जो कट के खत्म हो गए, वहाँ पे जो कि डिप्रेशन बन गया कटिंग के कारण, चोट लगने के कारण, वो डिप्रेशन दोबारा से फिल हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे सेल डिवाइड करने लगता है। यानी जी नॉट फेज से सेल वापस से डिवीजन की तरफ चला गया, यानी कि बायोकैटलिस्ट के हेल्प से सेल जो है जी नॉट फेज को खत्म करके वापस से सेल डिवीजन या सेल साइकिल के में एंटर कर जाता है। माइटोसिस अकर था जी नॉट फेज, नहीं माइटोसिस नहीं होता जी नॉट फेज के बाद, माइटोसिस नहीं होता है जी नॉट फेज के बाद। जी नॉट फेज में तो सेल साइकिल से एग्जिट कर जाता है सेल ना, तो ये नहीं होगा गलत। ठीक है, तो ये वाला आंसर होगा हमारा, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। A somatic cell that has just completed the S phase of its cycle as compared to gamete of the same species has, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक सोमैटिक सेल है, ठीक है ना, उसको उसे गैमेट से बताना है, करना है। तो मान लेते हैं कि 2n वाला ऑर्गेनिज्म है, 2n का सेल होगा इसका और n होगा गैमेट में। एक सोमैटिक सेल है उस ऑर्गेनिज्म का, तो सोमैटिक सेल कैसा होता है, 2n होता है, ठीक है ना।
ये 2n सेल जो है वो S फेज में चला गया, ठीक है, S फेज में गया, तो S फेज में जाने के बाद 2n तो 2n ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे अगर 2c था DNA का मटेरियल तो ये हो जाएगा 4c, ठीक है ना। अगर इसको हम लोग इससे कंपेयर करें गैमेट से, तो गैमेट में n होता है हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और डीएनए मटेरियल भी होता है कितना, डीएनए मटेरियल कितना होगा जल्दी बताओ, सोचो कितना होगा डीएनए मटेरियल। डीएनए मटेरियल यहाँ पे सी होता है, ठीक है, डीएनए मटेरियल यहाँ पे सी होता है, तभी तो दो गैमेट मिलकर के 2c और 2n बनाएगा, तो डीएनए मटेरियल भी यहाँ एन सी होता है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज दुगना, बट डीएनए कितना है, 4 गुना है। वही लिख रहा है सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गैमेट से एस फेज का साइकिल, देखो कंप्लीटेड द एस फेज साइकिल है ना, इसलिए मैंने डीएनए को 2c से 4c किया, अमाउंट ऑफ डीएनए, तो ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम बट द 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, है ना, 4c होता है, वहां पे गैमेट में n था और c था, और इसमें कितना था, 2n था और 4c था, देखो 4 गुना होता है ना, 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए बट 2 टाइम्स द अमाउंट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। देखो डीएनए का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो क्रोमोसोम का नंबर नहीं बढ़ता है, ध्यान रखना, जब एस फेज में 2n का 2n ही रहता है, लेकिन वो जो 2c है 4c हो जाता है, डीएनए का अमाउंट बढ़ता है लेकिन क्रोमोसोम का संख्या एक ही रहता है। हम लोग क्रोमोसोम को बहुत बेहतरीन तरीके से काउंट कर सकते हैं, अगर आप लोग सेंट्रोमेयर को काउंट करें, सेंट्रोमेयर को जो काउंट करेंगे ना, तो आपको कितने सेंट्रोमेयर मिलेंगे, जैसे कि एक मान लो कि मेरे पास ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें डीएनए का अमाउंट जो है वो सी है, 2, ठीक है ना, इसके अंदर कितना डीएनए का अमाउंट है, 2c है, इधर सी है इधर सी है, 2c है इसमें डीएनए का अमाउंट। लेकिन जब ये एस फेज से ये क्रोमोसोम क्रॉस कर गया तो अब ये क्रोमोसोम कुछ ऐसा दिखाई देगा हमें, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 4c। एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, सी सेंट्रल को मैंने ऊपर नीचे कर दिया, आप बोलिएगा कि सर अगर मैं इसमें एक टीलोसेंट्रिक ले लूंगा तो उसमें खाली सी ही होगा, उसमें तो 4c नहीं होगा। देखो सेंटर मेरा खाली एक पोजीशन है, मैंने रेस्पेक्टिव में मान लिया है, इसको एग्जांपल कदम पूरा पॉइंट टू पॉइंट मत लेना, समझ लो कि ये पूरा का पूरा 4c हो गया, और यहाँ पे कहता था 2c था, ठीक है, मैंने एक्सप्लेनेशन के लिए दिखाया है। लेकिन क्रोमोसोम संख्या कैसे गिनोगे, क्रोमोसोम संख्या तुमको सेंट्रोमेयर गिन के ही पता चलेगा, क्रोमोसोम कितना है, यहाँ भी एक है और यहाँ भी एक है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रोमेयर 2 है, जब ये डिवाइड कर जाएगा एनाफेज 2 में जाकर के तो ये कुछ यूं बन जाएगा, है ना, ये कुछ यूं बन जाएगा। तो अब यहाँ पे 2 क्रोमोसोम है लेकिन इसका अमाउंट 2c है, बिकॉज यहाँ से और यहाँ से ये हो जाएगा 2c। एक ट्रिक बता रहा हूँ मैं कि कैसे आप लोग सी यानी डीएनए के अमाउंट को और आप लोग क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, आगे बढ़ते हैं 38 में क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा 38 क्वेश्चन में। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ म्यूसिस इन करेक्ट सीक्वेंस, एक करेक्ट सीक्वेंस में इसको अरेंज करना है, क्रॉसिंग ओवर सिनेप्सिस, टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। तो देखो क्या होगा ये बताना है, ठीक है ना। अब जरा सोचो कि जो क्रॉसिंग ओवर है, सिनेप्सिस है, ये सारा का सारा जो काम है, टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा, ये सारा का सारा काम जो है ये कहाँ होता है बताओ। ये सारा काम होता है प्रोफेज 1 में, और प्रोफेज 1 के बाद न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम खत्म होता है, डिसअपीयर होता है, लेट प्रोफेज 1 में खत्म होता है ना। तो जो डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस है वो लास्ट स्टेप होगा, कहाँ कहाँ, डी लास्ट में है, बी और ए में है, तो ऑप्शन नंबर सी और डी नहीं हो सकता। अब आते हैं इसमें, सबसे बताओ पहले क्या होगा, काइजमाटा तो तब ना टर्मिनलाइज करेगा जब रिकॉम्बिनेशन हो चुका होगा, रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर हो चुका होगा, तो यानी टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा क्रॉसिंग ओवर के बाद आएगा। लेकिन क्रॉसिंग ओवर तो तब ना होगा जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के करीब आएंगे, उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो एक सिनेप्सिस फॉर्म करेंगे, वो एक टेट्राड या बाइवेलेंट फॉर्म करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो सिनेप्सिस करेंगे दो होमोलोगस क्रोमोसोम, इसलिए बी सबसे पहले आएगा, फिर होगा उसमें क्रॉसिंग ओवर, फिर क्रॉसिंग ओवर हो जाने के बाद दोनों के बीच में रिपल्शन होगा, दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, उसको हम लोग फिर टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा होगा, एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा, ए कहेंगे, इसका आंसर ए हो जाएगा 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, इन विच स्टेज ऑफ म्यूसिस क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस, पहले बताया मैंने प्रोफेज 1 में, म्यूसिस 1 के पैकाइटिन स्टेज में होता है, आंसर इसका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर का प्रोफेज 1 होगा। ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, है ना। ये क्वेश्चन जो है क्रॉसिंग ओवर का, रिकॉम्बिनेज एंजाइम का, रिकॉम्बिनेशन का, क्रॉसिंग ओवर करके पूछता है, कभी कभी रिकॉम्बिनेशन करके पूछता है, तो एग्जामिनर का माइंडसेट को समझिए। सेल साइकिल के चैप्टर में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चंस में से एक है कि कौन सा सेल का जो म्यूसिस मतलब फेवरेट है, माइटोसिस से ज्यादा फेवरेट म्यूसिस है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि म्यूसिस का क्वेश्चन ज्यादा है, माइटोसिस का क्वेश्चन कम है। दूसरा चीज, म्यूसिस में जो कि प्रोफेज 1 है उसके फेजेस के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा है कि कहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ काइजमाटा हो रहा है, कहाँ पे सिनेप्सिस हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, ये चीज बहुत ज्यादा अच्छा से क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा क्वेश्चन इसमें है, कहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, कौन सा एंजाइम काम कर रहा है ना, ये चीज पूछी गई है। सिनेप्टोमल कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, फिर उसके बाद क्या पूछा जा रहा है कि कहाँ पर सेंट्रोमेयर का डिवीजन होता है म्यूसिस में, एनाफेज 2 में होता है कि एनाफेज 1 में होता है, कहाँ पे मेंडेलियन कैरेक्टर सेग्रीगेट करता है, एनाफेज 1 में सेग्रीगेट करता है तो पता है हम लोग को,
फिर ये पूछा जा रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर डाउन सिंड्रोम होगा तो उसमें ट्राइजोमी कैसे होगा, उसमें जो दो मदर से आता है, दो पेरेंटल, एक पेरेंटल से आता है एक मदर से आता है, फिर दो पेरेंटल से आता है एक मदर से आता है। तो बहुत चीजें ऐसे ढंग से घुमा फिरा के पूछी गई हैं, ज्यादातर यही पूछे गए हैं क्वेश्चन, है ना। तो मैंने एक एनालिसिस आपको दे दिया कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अभी तक में। जितने मैंने अभी क्वेश्चन का जिक्र किया ना, हम लोगों ने पिछले वीडियो में सारे वीडियो क्वेश्चन को देखा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं शुरू से उनको पता चल रहा होगा। 37 beads on string structure. Beads on string structure A seen in B which further condensate to form chromosome in C stage of cell division. What are A, B, C? देखो बीड्स ऑन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के ऊपर बीड्स, एक्चुअली में क्या होता है ना कि हमारे पास जो हिस्टोन ऑक्टोमर होता है ना, ये बीड्स कहलाते हैं। इसके ऊपर होता है डीएनए, यानी कि डीएनए है स्ट्रिंग। तो एक्चुअली क्या है ना, स्ट्रिंग है बीड्स के ऊपर, स्ट्रिंग इज ऑन द बीड्स, है ना। स्ट्रिंग को हम लोग कहेंगे बीड्स के ऊपर, या फिर ऐसा थोड़ी कहेंगे ना कि यहाँ पे ये डीएनए जा रहा है, इसके चारों तरफ से हिस्टोन ऑक्टोमर है। इसको कहते हैं हम लोग क्या कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग। लेकिन ऊपर से देखने में इतना क्लियर स्ट्रक्चर हमें पता नहीं चला था जब हम लोग शुरू क्रोमैटिन के डिटेल्स को देखा था। तो हम लोग ने इसीलिए हम लोग ने सोचा कि ये मोतियों की माला की तरह होता होगा, जिसमें चारों तरफ से स्टोन रहता होगा और बीच से गुजरता होगा डीएनए। लेकिन जब बाद में और डिटेल्स का सामने आया और मैग्नीफाई इमेज सामने आया, तो हम लोगों ने इसे सही किया और कहा क्या कि ये बीड्स के ऊपर स्ट्रिंग है, ना कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग है, ठीक है ना। बीड्स स्ट्रिंग के ऊपर नहीं लगे हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग जो है बीड्स के ऊपर लगा हुआ है। तो लेकिन फिर भी कन्वेंशनली हम लोग पहले से बीड्स ऑन स्ट्रिंग कह रहे थे, तो आज भी क्वेश्चंस में वही पूछा जाता है। ए क्या है, वो है क्रोमैटिन, ठीक है ना। आर्सिनिन, आर्सिनिन कहाँ सीन किया जाता है, हमें कहाँ देखने को मिलता है, क्या है, सॉरी ये क्या है, देखो बीड्स ऑन स्ट्रिंग कैसा लाइक स्ट्रक्चर्स ऑफ किसका होता है, किसका होता है ये बताओ। ये होता है क्रोमोनीमा का स्ट्रक्चर होता है, और किस में देखने मिलता है, क्रोमैटिन में देखने को मिलता है। तो देखो ये जो तुम्हारे पास पूरा का पूरा यहाँ पे एक जन से ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे ऐसे गया, तो यहाँ पे आपको एक न्यूक्लियोसोम मिल रहा है। देखिए ये हिस्टोन ऑक्टोमर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर है, ठीक है ना, यहाँ पे हिस्टोन ऑक्टोमर है। तो ये जो है ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन में देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, क्रोमोनीमा देखने को मिलता है, इसे क्रोमोनीमा कह रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, इसको क्रोमोनीमा कहते हैं। और ये विच फर्दर कंडेंस इनटू फॉर्म क्रोमोसोम, क्रोमोसोम बना देता है वो सी स्टेज में जाकर के। तो एनाफेज में तो पूरी तरह से डिवीजन होकर अलग अलग चला जाता है ना। तो यहाँ पे आंसर मेटाफेज दिया हुआ है, लेकिन जो कंडेंसेशन है वो तो प्रोफेज में कंप्लीट हो चुका होता है, यह ध्यान रखिएगा। आंसर सुटेबल क्या होगा इसका, ए होगा। ओके आगे बढ़ते हैं। The best stage to count the number of chromosome during mitosis is, or structure of chromosome can be best seen at, structure of chromosome can be best seen at, in which phase of mitosis the chromosome are arranged around the equator of the spindle। ये नीचे वाला क्वेश्चन बहुत इजी है, इक्वेटर पे पूछ रहा है स्पिंडल के कहाँ पे होता है, तो मेटाफेज में होता है। लेकिन पहला क्वेश्चन आपको एनाफेज और मेटाफेज में कंफ्यूज कर देगा। एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है बेस्ट स्टेज पे हम लोग कब क्रोमोसोम को देख पाते हैं, मेटाफेज पे देख पाते हैं, इसीलिए यहाँ पे मेटाफेज आंसर होगा, ठीक है ना। लेकिन जो स्ट्रक्चर होता है क्रोमोसोम का ना, जब वो ट्रेल बिहाइंड करते हैं एनाफेज के दौरान ना, तो वहाँ हमें समझने में बहुत आसानी होती है कि मेटासेंट्रिक है या फिर सब मेटासेंट्रिक है या फिर एक्रो है या फिर टीरोसेंट्रिक है। रीजन क्या है कि जब वो सीधे खड़े रहते हैं ना तो वो ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है ना। लेकिन जब वो ट्रेल बिहाइंड करेंगे ना, तो इसका आपको एनसीईआरटी साफ साफ लिखता है कि जो मेटासेंट्रिक होगा उसका दोनों का दोनों बराबर दिखाई देगा, ये दिखाई देगा हमको वी शेप में, इसीलिए हम लोग मेटासेंट्रिक को वी शेप कहते हैं। यहाँ पे तो हम लोग को सारा का सारा, चाहे वो मेटासेंट्रिक हो, अब देखो ये मैंने एक्रोसेंट्रिक, मैंने सब मेटासेंट्रिक बनाया है। अब देखो मैं यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक बनाता हूँ, ये मैंने एक्रोसेंट्रिक बनाया, ये देखो मैं टीरोसेंट्रिक बना रहा हूँ, सारे के सारे तो हमको रॉड शेप के ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वो ट्रेल बिहाइंड करते हैं, जब इसको खींचा जाता है पीछे की ओर स्पिंडल के द्वारा, तो हमें इसमें अलग अलग शेप देखने को मिलता है। सारी चीजें मैंने सेल चैप्टर में बताई हैं। देखो सब मेटासेंट्रिक है, एल शेप का दिखाई दे रहा है ना, ये वी शेप का दिखाई दे रहा है। उस तरह से जब हम लोग इसको और करेंगे तो ये जो होगा ये जे शेप का दिखाई देता है, हमें जे शेप का दिखाई दे रहा है इस तरह से, ये या फिर ऐसे ये ट्रेल बिहाइंड इस तरफ होगा, और ये है टीरोसेंट्रिक, ये आई शेप का दिखाई देता है। टीरोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में मौजूद नहीं होता है। सारी बातें हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जब सेल पढ़ रहे थे हम लोगों ने की है। आंसर इसका मेटाफेज होगा आइडियली, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसा लिख रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा जो शेप जो होता है जब ट्रेल बिहाइंड करता है तो अच्छे से नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। इन एस फेज ऑफ सेल साइकिल, इन द एस फेज ऑफ सेल साइकिल क्रोमोसोम नंबर इज इंक्रीज। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज नहीं होता, मैंने पहले बताया है। अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है हर सेल के अंदर, अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस्ड हाफ नहीं, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा सी। 39 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारे इस वीडियो का। होमोलोगस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयरिंग इन प्रोफेज 1 ऑफ म्यूसिस 1 इज कॉल्ड। जब होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है आके पेयरिंग करता है उसे क्या कहते हैं, उसे
क्या कहते हैं बताना है। सिनेप्सिस कहते हैं, शुरू से हम लोग देखते आ रहे हैं ना, शुरू से देखते आ रहे हैं कि जो होमोलोगस पेयर होता है क्रोमोसोम का, जो कि जिसका हमारा डीएनए डबल हो चुका होता है, जिसका डीएनए डबल हो चुका होता है, इसका जब पेयरिंग होता है होमोलोगस क्रोमोसोम का, तो इसके बीच में जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है, इस प्रोसेस को सिनेप्सिस कहते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के जुड़ने को सिनेप्सिस कहते हैं। आंसर क्या होगा इसका, सिनेप्सिस होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा। क्रॉसिंग ओवर उनमें होगा जो कि लिंक्ड जीन नहीं होंगे, तो लिंकेज यहाँ पे नहीं आएगा, एक चीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में बात करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, एक कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि सिंडेसिस ही सिनेप्सिस है, सिंडेसिस को ही सिनेप्सिस कहते हैं, लेकिन इसमें आंसर जो होगा वो सिनेप्सिस ही होगा, मोर क्लियर आंसर है, ठीक है ना। सिंडेसिस को आंसर नहीं मारना, कई जगह ये चीजें एग्जामिनर लिख देता है, लेकिन वर्ड तो सेम ही है, ठीक है ना, लेकिन कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए लिखा है। कई बार सिंथेसिस शब्द कई और चीज़ों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, आगे चल के पता चलेगा आप लोगों को। अभी बस ध्यान रखिए कि दोनों अगर ऑप्शन साथ में आते हैं तो आंसर सिनेप्सिस ही होगा, लेकिन जब आप सर्च कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सिंथेसिस को सिनेप्सिस ही कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन आंसर क्या होगा, सिनेप्सिस होगा ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तब तक के लिए टिल देन स्टडी स्मार्ट, वर्क हार्ड एंड स्टे हेल्दी गाइस।